तुम्हें असर्शन रीजन में दिक्कत होती है ना, समझो कोई भी वर्ड आ गया जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता है, मैं उसको आराम से तुम्हारे 80-90% आ जाएंगे, बस इतनी सी ट्रिक फॉलो कर लोगे तो। इस वीडियो के बाद कहीं राइटिंग सेक्शन पढ़ते हुए मत दिख जाना, क्योंकि ये फाइनल वीडियो है। इस वीडियो के बाद में तुम्हारा राइटिंग सेक्शन इस तरीके से कंप्लीट होगा कि जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20 नंबर तुम्हारे इसी वीडियो से बन रहे होंगे। कैसे बनेंगे इस वीडियो में मैं तुम्हें बता रहा हूंगा, प्यारे प्यारे ट्रिक्स कि ये जो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, थीम निकालने वाले क्वेश्चन है, उनकी क्या ट्रिक होती है, और जो अलग फिल इन दी ब्लैंक वाले क्वेश्चन है उनको कैसे निकाल रहे होगे, एम्फेसाइज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं उनको कैसे निकाल रहे होगे, हर टाइप के क्वेश्चंस का यही सिंगल शॉट वीडियो है। इस वीडियो में ही मैं तुम्हें सारी चीजें बता दूंगा कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखते ही कैसे तुमको आंसर खोजना है, और उसके साथ साथ में जो तुम्हें समझ नहीं आता ना कि भैया फ्रेमिंग नहीं हो पाती, आंसर फ्रेम नहीं कर पाते, उस दिक्कत का भी इलाज इसी वीडियो में मिल जाएगा। बस ध्यान से इस वीडियो को देखते रहो। मैं हूं तुम्हारा नरेंद्र भैया, और इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे अपना अनसीन पैसेज, डिस्क्रिप्टिव पैसेज, और जो फैक्चुअल पैसेज है इनको कैसे करना है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ट्रू लव बन जाएगा ये तुम्हारा, 20 नंबर तुम्हारे फाइनल हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखना। तो यहां पर है तुम्हारा सैंपल पेपर का प्यारा सा पैसेज, ठीक है। अब इसको कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले तो अभी के जो नए टाइप के तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो ऐसे बन रहे हैं कि तुम्हें एंड में पता चल जाता है किस पैराग्राफ से तुम्हें आंसर देखने को मिल रहा है, पर ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है। पैराग्राफ को अगर सिर्फ और सिर्फ तुम ये पढ़कर क्वेश्चन खोजने जाओगे जैसे स्ट्रेटेजीज में बताया जाता है, नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस बार के नए पैटर्न के हिसाब से तुम्हें जो डायरेक्ट आंसर्स हैं वो पैसेज में नहीं मिलने वाले हैं, तुम्हें घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पैसेज पढ़ना बहुत जरूरी है। पैसेज पढ़ने में आलस मत दिखाइयो, नंबर कट जाने, बता दे रहा हूं मैं। पैसेज पढ़ना है, समझना है, पर भैया समझ नहीं आता है कि क्या क्या वर्ड लिख देते हैं, इतने हार्ड हार्ड वर्ड होते हैं, समझ नहीं आता, डिमोटिवेशन आती है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करो, पहला पैसेज और लास्ट पैसेज, पहला पैसेज लास्ट पैसेज पढ़ लो। जो 15 मिनट मिलेंगे ना, 15 मिनट मिलेंगे, सबसे पहला काम करना पैसेज का पहला और लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेना। पहला लास्ट पैराग्राफ पढ़ लोगे, एक चीज मैं लिख रहा हूं, थीम। थीम, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, थीम पूछ लिया जाएगा, वो डायरेक्टली तुम्हारा बन जाएगा। अगर थीम नहीं भी पूछा गया तो थीम तुम्हें समझ में आ जाएगी कि ये पूरा पैसेज है किस चीज के बारे में। इसमें अगर कोई हार्ड वर्ड आ रहा है तो पेंसिल से हल्का सा अंडरलाइन कर दो और आगे बढ़ जाओ। डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, डिमोटिवेट होने की एकदम जरूरत नहीं है। बताऊंगा कि कैसे हार्ड वर्ड का मीनिंग फाइंड करना है। सबसे पहले कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, उसको हार्ड वर्ड को अंडरलाइन करके आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मोटा मोटी तुम्हें समझ में आ जाएगा पैसेज किस बारे में, वही काफी है। चलो आओ पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला ट्रिक जो तुम्हारे लिए लाइफ सेविंग होगा, अगर तुम्हारा 70-60% ही आ रहा है ना, सब लोग 95-98% के लिए वीडियो बनाते हैं, मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूं कि 50% अगर तुम्हारा है, 40% अगर तुम्हारा आ रहा है, ऐसा बच्चा भी इसको समझ पाए और 98-95 ला पाए, 100 नंबर ला पाए, यही मेरा गोल है। हिंदी में भी यही किया है, वन शॉट लेक्चर्स तुम्हें दे दिए हैं। किसी को अगर हिंदी एकदम समझ में नहीं आती, फुल नंबर उसके आ रहे होंगे, 100 में 100 हिंदी की मैं गारंटी ले रहा हूं। राइटिंग सेक्शन, इसको अच्छे से देख लोगे, अगर 30%, 40%, 50% भी नंबर आ रहे हैं ना, तभी भी तुम्हारे 95-98 आ सकते हैं अगर मेहनत करोगे तो। पूरा आसानी से आसान भाषा में समझाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ने का टेक्निक समझो जो कोई नहीं समझाता है। इन पैराग्राफ 1 वॉट, अब सबसे पहले क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ देना है। इन पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 1 में व्हाट डज द फ्रेज, ये जो फ्रेज है, ईच पर्सन एफर्ट toward conserving water can significantly impact the preservation of this vital resource, emphasize। दिल तो बच्चा है जी, दिल को ऐसे तेजी में पढ़ा हुआ शब्द नहीं समझ में आता है। आंखों को पता है, तुम्हें वर्ड पढ़ना आ गया है, तो जब तुम पढ़ते हो तो सरसरी तरीके से क्वेश्चन पढ़ लेते हो, तुम्हारा दिल समझ ही नहीं पाता है कि भाई पूछा क्या गया है। तो यहां पर जब तुम धीरे धीरे पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पैराग्राफ 1 में एक फ्रेज दिया गया है जो कि ये है, और हमें बताना है कि ये एम्फेसाइज किस चीज पर कर रहा है, ये क्या बता रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। फ्रेज अपना ये है। अब इस फ्रेज को ऐसे जो एम्फेसाइज वाले हैं, अगर तुम्हें फ्रेज दे दिया गया, उसका मतलब बताने को बोल दिया गया, तो क्या करोगे, पैराग्राफ 1 पर जाओ और देखो कि फ्रेज कहां पर है। फ्रेज है अपना यहां पर, ईच पर्सन एफर्ट टुवर्ड
conserving water can significantly impact the preservation of this vital resource for future generation. मतलब हर एक आदमी, हर एक सदस्य का एफर्ट इस पूरे वाटर, जो ये जो वाइटल रिसोर्स है, जो बहुत जरूरी रिसोर्स है, इसे बचाने में बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है, ये मतलब है। अब ये एम्फेसाइज किस चीज पर कर रहा है, ये बता क्या रहा है? तो देखो, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो इस जो लाइन तुम्हें दी गई ना, उसके 2 फुल स्टॉप ऊपर तक जाकर पढ़ना स्टार्ट कर दो। पैसेज तो तुम पूरा पढ़ोगे, लेकिन जब 2 फुल स्टॉप ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि आंसर लिखना कैसे। देखो बताता हूं। With the increasing population, climate change and industrial demand, the pressure on our water resources is growing. ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से और इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से जो वाटर पर प्रेशर है वो बढ़ रहा है। दिस मेक्स वाटर कंजर्वेशन नॉट जस्ट अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वाटर कंजर्वेशन को, पानी बचाने को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बस नहीं बनाता है, बल्कि बट अ क्रूशियल इंडिविजुअल ड्यूटी। हर एक आदमी की ये ड्यूटी बताता है, एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी बनाता है वाटर कंजर्वेशन। तो जो हमारा ये लाइन दिया गया हुआ था ना, ये लाइन दिया गया हुआ था कि हर एक पर्सन का जो एफर्ट है वो वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, वो यही तो बता रहा है। वो यही तो बता रहा है कि क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल डिमांड्स की वजह से पानी का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, पानी पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, इस वजह से वो सबकी बस कलेक्टिव जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो उसको एज अ क्रूशियल ड्यूटी की तरह देखे और पानी को बचाए। तो ये जो हमारी लाइन है ना, इसको आंसर की तरीके से कैसे फ्रेम करोगे? क्या बताया था मैंने? दिस फ्रेज एम्फेसाइजेस, स्टार्टिंग ऐसे करोगे, दिस फ्रेज एम्फेसाइजेस क्या? With the increasing population, climate change and industrial demands, the pressure on our water resources is growing. This makes water conservation not just a collective responsibility but a crucial individual duty. बस इतना आंसर लिख दो, पूरे नंबर मिल जाने हैं। अगर तुम्हें नहीं आता आंसर फ्रेम करना, ये वाला आंसर लिख दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि इसमें तुमने कीवर्ड्स इंक्लूड किए हैं। इस पूरे क्वेश्चन में जो एग्जामिनर देखना चाहता है ना, वो है कीवर्ड्स। क्या कीवर्ड देखना चाहता है? कीवर्ड है क्रूशियल इंडिविजुअल आइडेंटिटी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें लिखा है ईच पर्सन एफर्ट्स। ठीक है, तो ये बता क्या रहा है कि भाई हर एक इंसान का जो एफर्ट्स है वो जरूरी है। तो यहां पर जो तुम्हारा क्वेश्चन, जो आंसर होगा ना इसका, वो यही होगा जो बता रहा होगा कि हाँ, बहुत ज्यादा प्रेशर है वाटर पर, इसी वजह से अब ये सिर्फ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बट क्रूशियल इंडिविजुअल ड्यूटी है। और यही तो हमारा ये वाली लाइन बता रही है। ये आंसर लिख दोगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। समझ में आया कैसे अप्रोच करना है? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द 2 गिवन रीजन। ओके, ठीक है, तो 2 ऑप्शन तुम्हें दिए हुए हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें बताना है क्या आ जाएगा। वाटर इज ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड डिस्पाइट द एसेंशियल नेचर बिकॉज डैश। अब मैंने तुमसे कहा था कि भाई देखो, कोई भी आलस मत करना पैसेज पढ़ने में। मैंने जो तुम्हें बता दिया ना शुरू में थीम निकालने का तरीका, उससे तुम ऐसे क्वेश्चंस में चकमा नहीं खाओगे। ठीक है, अब जो बच्चा ऐसे आलस में आकर शुरू में लाइन पढ़ेगा कि हाँ, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल रिसोर्स ऑन अर्थ येट इट इज ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड डिस्पाइट द अबंडेंस, तो जैसे ये अबंडेंस उसे मिला, वो टिक करके आ जाएगा, यस भाई ऑप्शन ए इज करेक्ट है। It is abundant and always easily accessible, making people less aware of its usage. ठीक है, ये करेक्ट करके आ जाएगा और यहीं पर वो कर देगा सबसे बड़ी गलती। क्योंकि जब तुम ये पूरा पैसेज पढ़ोगे, फर्स्ट पैसेज, लास्ट पैराग्राफ, और पूरा तुम पैसेज अच्छे से एक बार पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो पूरा पैसेज है वो इंपॉर्टेंस बता रहा है कि वाटर की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि हर एक व्यक्ति को जोड़ना चाहिए, हर एक व्यक्ति की ये ड्यूटी है, हर एक व्यक्ति को इस वाइटल रिसोर्स को बचाना चाहिए। वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, इट्स इंपॉर्टेंस इज नॉट ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड लीडिंग पीपल टू ओवरलुक इट्स वैल्यू, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि पैसेज पढ़ने में आलस मत करो। जब तुम पैसेज पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा इस पूरे पैसेज की थीम क्या है।
जब तुम पैराग्राफ पढ़ के आंसर, ये अब अभी के टाइम पर क्या हो गया ना, स्ट्रेटेजी वगैरह तुम लोग देख लोगे, उसमें बताया जाएगा भाई पैरा 1 पैरा 2 पैरा 3, ये पढ़ के डायरेक्टली जाकर वीडियो उसी पैरा पर जाओ और आंसर छाप लो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। टाइम है ना, 15 मिनट है, काफी है, 15 मिनट है। तुम लोग को पढ़ने में दिक्कत, आलस पता है क्यों आती है? क्योंकि तुम्हें बहुत ही हार्ड हार्ड वर्ड देखने को मिलते हैं जो तुम्हें समझ नहीं आते। ठीक है, कोई नहीं, उसका ट्रिक बताता हूं। जैसे यहां पर तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, सपोर्ट द राइटर्स आइडिया दैट स्मॉल इंडिविजुअल एक्शंस टुवर्ड वाटर कंजर्वेशन आर नॉट ट्रिवियल। अब मान लो ट्रिवियल का तुम्हें नहीं पता है, ट्रिवियल का क्या मीनिंग होता है तुम्हें नहीं पता है, तो ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, ये आंसर खोजने के लिए नहीं है, ये रेफरेंस है। रेफरेंस है। अगर पैसेज पढ़ने के बाद में, पैसेज तो पूरा याद नहीं हो जाता है, 5 जो पैराग्राफ है वो पांचों तो याद नहीं हो जाएंगे एक बार पढ़ने के बाद में, कंफ्यूजन तब भी रहेगी अपने को। तो यहां पर तुम्हें आंसर खोजने के लिए बस रेफरेंस दिया है कि हाँ, यहां पर तुम्हें थोड़ा बहुत रेफरेंस मिल जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर का, तो तब तुम्हारी ये हेल्प करेगा। पैरा 1 पैरा 2 ऐसे बिना पैसेज पढ़े तो तुम नहीं निकाल पाओगे, ये गारंटी है। पैसेज पढ़ने की आदत डालो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें पैसेज दे दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए जाकर पैसेज पढ़ना, आंसर करने की कोशिश करना। 3 4 5 पैसेज हैं, आराम से प्रैक्टिस कर लेना इसके बाद में। अभी नहीं, अभी पहले पूरा वीडियो देखो, सैंपल पेपर निपटा लो, जिससे कि तुम्हें पूरी क्लैरिटी हो जाए कैसे क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ठीक है। अब पैरा 2 में जाओ। तुम्हें ट्रिवियल का मतलब नहीं पता है, ट्रिवियल का मतलब कैसे निकालेंगे? पैरा 2 में अपना ट्रिवियल वर्ड होगा, ठीक है, ओके ग्रेट। तो जो हमारा ट्रिवियल है वो यहां पर है, ठीक है, ट्रिवियल यहां पे है। अब मुझे इसका मीनिंग नहीं पता है, पहली क्या अप्रोच रहेगी मेरी? कोई भी वर्ड आ गया जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता है, मैं उसको मान लूंगा कि ये फिल इन द ब्लैंक है, और फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा। वन ऑफ द प्राइमरी रीजन इंडिविजुअल वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स आर सो इंपॉर्टेंट इज द क्यूमुलेटिव मतलब होता है कि कलेक्टिव effect of the small actions which may seem trivial on their own, however when multiplied by the millions of people these action can lead to substantial water savings। मतलब कि जो इंडिविजुअल वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, जो डैश दिख सकते हैं, जो ट्रिवियल का मीनिंग नहीं पता है, जो डैश दिख सकते हैं वो वैसे होते नहीं है, और जब मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस ऑफ पीपल, जब बाकी सारे हर एक इंडिविजुअल मल्टीपल मिलियंस ऑफ पीपल जब उसे कर रहे होते हैं, तो वो एक लार्जर वाटर सेविंग के रूप में हम लोग के सामने आता है, लार्जर इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो यहां पर जब मैंने हिंदी में इसको पढ़ा, जब मैंने उस तरीके से पढ़ा, बच्चों की तरह इसे पढ़ने की कोशिश करी, तो मुझे पता चल गया यहां पर कोई एक ऐसा वर्ड आएगा जो ये बता रहा होगा कि जो इंडिविजुअल का एफर्ट है वो छोटा होता है, पर जब मिलियंस ऑफ पीपल उसे कर रहे होते हैं तो वो लार्जर इंपैक्ट, लार्जर वाटर सेविंग क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो छोटे के ही आसपास है, ठीक है। तो इस तरीके से जब तुम आंसर मतलब पैसेज को पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हें ये इसका आंसर मिल जाएगा, इसका मीनिंग मिल जाएगा। ट्रिवियल का मीनिंग इस तरीके से हम लोग को समझ में आ रहा है कि जो हमारा वाटर कंजर्वेशन जो इंडिविजुअल करता है वो छोटा होता है, और जो सब्सटेंशियल वाटर सेविंग है, अगर जब मिलियंस ऑफ लोग करते हैं तो वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो जो हमारा ट्रिवियल का मीनिंग है वो छोटा आ रहा है हमारे इस तरीके से, और ट्रिवियल का मीनिंग भी यही होता है, छोटा, मामूली, इनइफेक्टिव। तो तुम्हें मीनिंग ना आते हुए भी तुम्हें पता चल गया कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ट्रिवियल का क्या मतलब होता है। इसी से तुम मैक्सिमम क्वेश्चन, वर्ड मीनिंग के क्वेश्चन हो गए, घुमावदार क्वेश्चन हो गए, उससे डील कर सकते हो। अब तुम्हारे पास एक ब्रह्मास्त्र है कि ठीक है, मुझे पैसेज पढ़ते वक्त जो मुश्किल वर्ड लगे, जिसका मीनिंग मुझे नहीं आया, मैंने उन्हें मार्क कर लिया है। अगर बाय चांस क्वेश्चन पूछ लिया गया उन वर्ड से, अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया उन वर्ड से, तो मैं इस तरीके से उन हार्ड वर्ड को खत्म कर दूंगा, स्वाहा कर दूंगा। समझ में आ गया? ग्रेट, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका आंसर क्या होगा? जो स्मॉल इंडिविजुअल एक्शंस हैं वो वाटर कंजर्वेशन के लिए मतलब बहुत मामूली नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो तुम कैसे बता रहे होगे? जब तुम पैरा 2 पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि जो हमारे राइटर हैं वो खुद ये कहते हैं कि जो स्मॉल एक्शन है वो लग सकते हैं कि वो ट्रिवियल हैं, वो बहुत मामूली से हैं, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि जब उसे मिलियन ऑफ पीपल कर रहे होते हैं तो वो एक सब्सटेंशियल वाटर सेविंग
क्रिएट करता है, बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है कि अगर एक टैप से 15 लीटर वाटर एक दिन में वेस्ट हो रहा है, तो सोचो मिलियन ऑफ घरों में जो टैप है उनसे कितना पानी वेस्ट हो रहा होगा। और सोचो अगर हम लोग उनको सही करवा लें, अब उन्हें रिपेयर करवा लें, तो कितना ज्यादा पानी हम लोग बचा पा रहे होंगे। तो उन्होंने बताया कि कैसे एक स्मॉल इफेक्ट, अपने घर का नल का ही ठीक करवाने से हम लोग पूरे, जब हर एक आदमी सिटी का अपना नल का सही करवा लेगा तो कितना पानी बचत हो जाएगा। यही है इस पैराग्राफ का क्रक्स और यही तुम्हें लिखना है। ठीक है, तुम यहां से आंसर लिखना शुरू कर सकते हो कि द क्युमुलेटिव इफेक्ट ऑफ स्मॉल एक्शन विच में सीम ट्रिवियल ऑन देयर ओन। स्टार्ट कैसे करोगे? द राइटर, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही तुम्हें यहां पर आंसर मिल जाएगा। द राइटर्स आइडिया that small individual action toward water conservation are not trivial is that small actions which may seem trivial on their own, when multiplied by millions of people, these action can lead to substantial water savings. For example, इसको अपने शब्दों में लिख दो। तुम्हें मैंने आंसर फ्रेम करना सिखा दिया है। क्या क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी को आंसर की पहली एक लाइन में लिखने की कोशिश करो, और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया तुमसे, जैसे ट्रिवियल है ना, कहां पे है ट्रिवियल, तुम्हारा कहां गया, ट्रिवियल है, उसी के एक फुल स्टॉप ऊपर से आंसर लिखना शुरू करोगे, तुम्हें आंसर फॉर्म करने की ट्रिक मालूम चल जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर कुछ नहीं पढ़ा है, एक फुल स्टॉप ऊपर से लिखना डायरेक्टली चालू कर दो, नंबर मिल जाएंगे। अगर 40% 50% अभी नंबर आ रहे हैं तो आराम से तुम्हारे 80-90% आ जाएंगे, बस इतनी सी ट्रिक फॉलो कर लोगे तो। बट अगर तुम थोड़े इस आंसर फ्रेमिंग करना जानते हो, थोड़े अच्छे से अच्छे स्टूडेंट हो, इंग्लिश आती है, तो क्या करोगे तुम? अपने तरीके से इनको फॉर्म करने की कोशिश कर लोगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ग्रेट। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपल इफेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स एट द स्कूल। ठीक है, तो अपने सीबीएसई का सैंपल पेपर बनाने वालों ने पता नहीं कौन सा सस्ते नशे फूक रखे हैं कि इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया है। सैंपल पेपर में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अब सैंपल पेपर में अगर तुम्हें रिपल इफेक्ट का मतलब पता होगा तो तुम ऑप्शंस मिलेंगे तो तुम कर लोगे। रिपल इफेक्ट कैसे? अब लाओ वही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, वही अप्रोच है। पैरा 3 रेफरेंस के लिए रिपल इफेक्ट कहां है, पहले उसको खोजो। ठीक है, जब तुम पढ़ रहे होगे तुम्हें पता चल जाएगा कि रिपल इफेक्ट कहां पर लिखा हुआ है। यहां पर रिपल इफेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, 2 फुल स्टॉप ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दिस अवेयरनेस कैन देन स्प्रेड विद इन कम्युनिटीज, इंस्पायरिंग अदर्स टू अडॉप्ट सिमिलर प्रैक्टिसेस। फॉर इंस्टेंस, a family that installs water saving devices in their home may encourage neighbors and friends to do the same, creating a ripple effect. अब अगर रिपल इफेक्ट को मैं काट दूं तो देखो इसमें क्या लिखा गया है, इस पूरे 2 फुल स्टॉप ऊपर से क्या लिखा गया है कि ये जो अवेयरनेस है जब वो स्प्रेड होगी कम्युनिटीज में तो इससे लोग इंस्पायर होंगे कि वही सिमिलर प्रैक्टिसेस वो भी अडॉप्ट करें। जैसे कि फॉर इंस्टेंस, एक फैमिली जो वाटर सेविंग डिवाइसेस अपने घर में इंस्टॉल करेगी, वो इनकरेज करेगी पड़ोसियों को भी कि वो भी वही काम करें, जिससे कि डैश हो जाएगा। कौन सा इफेक्ट होगा, क्या होगा? जिससे कि एक ट्रेंड बनेगा। समझ रहे हो? जब मैंने हिंदी की मीनिंग डाल दी, मुझे रिपल इफेक्ट का मतलब समझ में आ गया कि हाँ, एक इंसान को देखकर बाकी लोग कर रहे हैं तो एक ट्रेंड बन रहा है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है, इतना तो मैंने आसान भाषा में इंग्लिश पढ़कर समझ ही लिया। तो रिपल इफेक्ट का मोटा मोटी मतलब होगा, खरबूजा का रंग देख के खरबूजा अपना रंग बदल देता है। एक इंसान को देखकर लोग क्या करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, उससे इंस्पायर होकर वही काम कर रहे होते हैं। यही मोटा मोटी मतलब लिखा है रिपल इफेक्ट का, मुझे ये मतलब पता चल जाएगा और यही असली मीनिंग ही है। तो यहां पर जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था इफेक्ट, वो मैंने क्या किया, रीड करके बच्चों की तरह रीड किया और समझ लिया। सिंपल है, रीड करना सीख जाओ। और ये जो बड़े बड़े तरीके से तुम सरसरी निगाहों से पढ़ना शुरू करते हो ना, इसी वजह से मिस्टेक्स भी होती है और दिक्कत भी होती है। बच्चों की तरह पढ़ो, जहां पर समझ नहीं आ रहा है, और किसी भी हार्ड वर्ड का तुम आंसर निकाल पाओगे। ठीक है,
ग्रेट। तो ऑप्शंस कुछ भी होता हम लोग आराम से यहां पर आंसर कर देते। ट्रू फॉल्स वाले में भी हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है। ट्रू फॉल्स को कैसे डील करना है? ट्रू फॉल्स में बस ये ध्यान रखना, नॉट ट्रू और नॉट फॉल्स तो नहीं है। नॉट ट्रू नॉट फॉल्स लिखा रहेगा तो उल्टा हो जाता है, समझ रहे हो? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ट्रू फॉल्स तुम आसानी से निकाल लोगे। पैसेज में ट्रू फॉल्स तुम्हें पता चल जाएगा, यहां पर रेफरेंस भी है तो बढ़िया है। ठीक है, आंसर तुम यहां पर देख सकते हो। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पर। द राइटर मेंशन सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस मेंशन करता है पैराग्राफ 4 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस? अब देखो, ये जो हमारा अभी के टाइम पर जो पैसेज से क्वेश्चन आ रहे हैं वो टफ इस वजह से हैं क्योंकि ये तुम्हारे ओवरऑल स्मार्टनेस को भी जज कर रहे होते हैं कि तुमने ओवरऑल पढ़ाई करी है कि नहीं। कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ टॉपिक्स ऐसे तुमसे पूछ लिए जाएंगे कि तुम्हें पता ही नहीं होगा वो है क्या। अब तुमने मेरा सोशल साइंस का एनिमेटेड लेक्चर वीडियो वगैरह देख रखा होगा एग्रीकल्चर का, तो तुम्हें पता होगा कि हाँ सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस है क्या। बट अगर कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, पहली बात तो ट्रस्ट मी कुछ ऐसे ही टॉपिक्स आएंगे जिनके बारे में तुम्हें मोटा मोटी अंदाजा होगा। जैसे सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस, ये तुम्हारे हिस्ट्री सोशल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग सोशल में पढ़ रहे होते हैं इसे, तो इसी वजह से वो आया है, इसी वजह से वो आया है। इन केस अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो तुमने भी नहीं पढ़ रखा है तो कॉमन सेंस का यूज करना। कैसे यूज करोगे? सबसे पहले एलिमिनेट कर देना केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड एक्सटेंसिवली टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स। देखो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, इतना तो मुझे पता है, सस्टेनेबल मतलब ये होता है जो सस्टेन करे, जो लंबे समय तक चले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसी डेवलपमेंट जो लंबे समय तक चले। इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने देख रखा है, फार्मिंग के बारे में एग्रीकल्चर में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, बट फिर भी सस्टेनेबल लूज सेंस में, जनरल सेंस में मुझे ये समझ में आ गया कि हाँ सस्टेनेबल मतलब होता है जो लंबे समय तक सस्टेन कर सके, मतलब अच्छी अच्छी चीजें हो रही हूं। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करना, ये ना पानी की कंजर्वेशन के लिए सही है, जो हमारी थीम है, थीम को हमेशा याद रखना, ना ये पानी कंजर्वेशन के लिए सही है और ना ही ये फार्मिंग के लिए सही है। तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, इसके साथ में आगे बढ़ो। ठीक है, सस्टेनेबल है मतलब कि सस्टेनेबल में अगर लंबे समय तक कोई चीज सस्टेन करनी है तो हम लोग उसमें एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं, हम लोग कुछ मतलब एनवायरनमेंट को हानि ना हो रही हो या फिर अपने यूजेस को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स पर हमें मेन फोकस करना है, जैसे कि क्लियरिंग लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन टू एक्सटेंड फार्म लैंड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो लार्ज वेजिटेशन को क्लियर करना, क्या ये सही अप्रोच होगी? क्या इससे सस्टेनेबल फार्मिंग हो पाएगी? नहीं, तो ऑप्शन बी भी हमारा कट जाएगा। इंप्लीमेंटिंग क्रॉप रोटेशन एंड यूजिंग ऑर्गेनिक कंपोस्ट टू मेंटेन सॉइल हेल्थ। अब देखो कॉमन सेंस यूज किया तुमने, सस्टेनेबल फार्मिंग आ गई, सॉइल की हेल्थ को यहां पर ध्यान में रख के एक स्टेटमेंट दिया गया है, मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा सही होगा। आगे नीचे देख लो, रिलाइंग सोलली ऑन मोनोकल्चर फार्मिंग टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन एफिशिएंसी। प्रोडक्शन एफिशिएंसी पर फोकस किया है, सॉइल हेल्थ इससे खराब हो जाती है जब हम एक ही टाइप के क्रॉप ग्रो कर रहे होते हैं, तो अपना ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें डायरेक्टली पैसेज से पढ़कर नहीं समझ में आएंगे, पैसेज से पढ़कर तुम्हें नहीं समझ में आएंगे। पैसेज में देखो यहां पर सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में लिखा तो हुआ है बट वो है क्या नहीं पता है। अब तुम्हें अपनी जो पुरानी अप्रोच है उससे इस आंसर को सॉल्व करके बताता हूं। एलिमिनेशन मेथड तुम्हें आ गया, एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया कि 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन जो नहीं होंगे कॉमन सेंस से काट देना। अगर फिर भी नहीं आ रहा है और 1-2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ रही है तो जहां पर वो वर्ड मिल जाए जो नहीं समझ में आ रहा है उससे 2 फुल स्टॉप ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करना। ठीक है, तो यहां पर फॉर इंस्टेंस ऑप्टिंग फॉर ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट इन गार्डन्स एंड सपोर्टिंग वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर कैन ऑल कंट्रीब्यूट टू वाटर कंजर्वेशन। ठीक है भाई, एग्रीकल्चर स्पेशली लाइव स्टॉक फार्मिंग is one of the most largest consumer of water globally. By supporting sustainable farming practices, individuals can indirectly reduce the water footprints of their food. मतलब कि जब हम लोग सस्टेनेबल फार्मिंग करते हैं तो उससे वाटर कंजर्वेशन होता है, और ये जो हमारे ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट हैं
और वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक है, वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर है, ये सब सस्टेनेबल फार्मिंग होता है। इतना पढ़ के मुझे समझ में आ गया। इसका मतलब सस्टेनेबल फार्मिंग कोई ऐसी फार्मिंग है जिसमें हम लोग अच्छे मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल मेथड का, जिससे पानी की बचत हो। मतलब ये हमारा जो सस्टेनेबल फार्मिंग है वो मोटा मोटी हमें पानी की बचत करना, अपने एनवायरनमेंट की हेल्थ का ख्याल रखना सिखा रहा है। इस लॉजिक से भी तुम यहां पर एलिमिनेशन कर सकते हो, तुम्हें ऑलरेडी राइट आंसर मिल जाएगा, और अपने को ऑलरेडी मिल चुका ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुम्हारे पैसेज में दिए नहीं होंगे, तुम्हें खुद से उसे आर्टिकुलेट करके लिखना पड़ेगा कि पैसेज दिया है एक्स के बारे में और क्वेश्चन आ जाएगा वाई के बारे में, जो एक्स से थोड़ा सा रिलेटेड होगा, और तुम्हें थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर लिखना पड़ेगा। जैसे लिस्ट एनी 2 पॉइंट्स दैट अ पावरफुल मैसेज सेंट टू अ बिजनेस एंड पॉलिसी मेकर्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन माइट इंक्लूड। ऐसे समझ में नहीं आया तो कैसे पढ़ेंगे बच्चों की तरह? लिस्ट एनी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ऐसे लिखो दैट अ पावरफुल मैसेज, जो एक पावरफुल मैसेज सेंट टू बिजनेस एंड पॉलिसी मेकर, जो बिजनेस और पॉलिसी मेकर को जो भेजा जा रहा हो, अबाउट, जिसके बारे में, अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ, जो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन माइट इंक्लूड। मतलब कि एक मैसेज भेजा जा रहा है बिजनेस और पॉलिसी मेकर्स को, किसके बारे में? इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन के बारे में। उससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स लिखो जो ये मैसेज कन्वे कर रहा हो। तो इसके यहां पर लिखा है पैरा 5, बट पैरा 5 में तुम्हें ऐसा कुछ नहीं देखने मिलेगा। पैरा 5 में तुम्हें कहीं ऐसा मैसेज की बात नहीं देखने को मिलेगी। पैरा 5 में क्या देखने को मिलेगा और ये देखते हैं। क्रिटिक्स माइट आर्ग्यू दैट इंडिविजुअल एफर्ट्स आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द लार्ज स्केल वाटर कंजप्शन बाय इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। तो मतलब जो इंडिविजुअल के एफर्ट हैं वो तो नेग्लिजिबल हैं, बहुत कम है, जितना वाटर जो हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो कंज्यूम करती है। However, this perspective overlooks the potential for individual actions. ये जो पोटेंशियल है, इंडिविजुअल एक्शन की जो ताकत होती है, ये वाला जो सेइंग है ये ओवरलुक कर देता है। टू ड्राइव सिस्टमैटिक चेंज, when people collectively make water conscious choices, they send a powerful message to business and policy makers about the importance of conservation. तो मतलब जब लोग अपनी कॉन्शियस चॉइसेस से पानी बचाते हैं तो वो बिजनेस और पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में एक इनडायरेक्ट मैसेज भेज रहा होता है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन की। तो जब तुम उन्हें 2 मैसेज लिख के भेजोगे तो उस मैसेज में क्या होना चाहिए? वाटर कंजर्वेशन की बात होनी चाहिए, कैसे वो लोग वाटर कंजर्वेशन कर पाए। तो तुम क्या लिख सकते हो? वो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें जिसमें वाटर कम वेस्ट हो। ठीक है, एस वाटर रिसोर्स चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं ना कि वाटर रिसोर्सेज में जो सबसे ज्यादा पानी यूज होता है वो एग्रीकल्चर में हो रहा होता है, फिर इसके बाद में कहां पे यूज हो रहा होता है? इंडस्ट्रीज में, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनमें भी बहुत पानी यूज हो रहा होता है। तो जब तुम उन्हें मैसेज लिख रहे होगे तो तुम यहां पर अपना दिमाग लगाकर कोई 2 पॉइंट्स उन्हें ऐसे बताओगे जिससे वाटर कंजर्वेशन हो। तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि वाटर एफिशिएंट मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाए जिससे पानी वेस्ट ना हो, रीयूज किया जाए पानियों को। ठीक है, पानी को रीयूज किया जाए, पानी का ट्रीटमेंट किया जाए, और जिससे कि जो आसपास की वाटर बॉडीज हैं वो भी पॉल्यूटेंट, और जो इंडस्ट्री के पॉल्यूटेंट हैं वो उनमें डायरेक्टली ना मिल पाए। तो वाटर ट्रीटमेंट तुम लिख सकते हो, वाटर यूज करने के तुम उन्हें एक मैसेज लिख सकते हो, और इसके साथ साथ में तुम लिख सकते हो वाटर कंजर्वेशन के लिए कि कोई ऐसी मशीनरी इस्तेमाल करें जिससे कि कम पानी वेस्ट होता हो। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर अपना ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तुम्हें और उसमें से तुम्हें टिक करना है राइट आंसर। यहां पर तुमसे पूछा गया है कि जो फ्रेज है कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी, उसमें कल्चर का मतलब क्या है? कल्चर का कहीं पर भी वर्ड आ जाए, इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने हिंदी में, मैंने तुम्हें पढ़ाया है संस्कृति के बारे में। ठीक है, संस्कृति में हम लोगों ने बताया कि जब संस्कृति कैसे बनती है, सभ्यता कैसे बनती है, तो जब काफी लोग एक चीज को फॉलो करने लग जाते हैं
तो वो आगे चलकर सभ्यता बन जाती है, वो कल्चर बन जाता है। तो बेसिक कॉमन सेंस से भी मुझे पता चल जाता है कि अ सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस शेयर्ड बाय अ ग्रुप इज नोन एज कल्चर। सिंपल है, पता चल गया। बट अगर तुम्हें फिर भी शॉर्ट होना है तो तुम बाकी पॉइंट्स को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। आर्टिस्टिक एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस स्पेसिफिक टू कम्युनिटीज हेरिटेज, ये नहीं होगा, ठीक है। द लाइफस्टाइल हैबिट एंड चॉइसेस दैट आर पॉपुलर अमंग द अर्बन्स, नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ अर्बन जो रीजन में जो सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं वो जो हैबिट और चॉइसेस फॉलो कर रहे हैं, जो पॉपुलर हैं, क्या वही हमारा कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी है? नहीं, ये नहीं है। द टेक्निक्स एंड मेथड्स यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ एफर्ट्स, नो, ये भी नहीं है। तो जो कल्चर होता है वो मोटा मोटी हमारा अभी भी यही सही आ रहा है कि जो बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस हैं जो एक ग्रुप शेयर करता है उसे हम लोग कल्चर कहते हैं। तुम रेफरेंस के लिए भी पैसेज एक बार पढ़ सकते हो, बट हम लोग को आंसर एलिमिनेशन मेथड से और कॉमन सेंस लगाने से मिल गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पूरा पैसेज समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब इस टाइप के पैसेजेस में, इस टाइप के पैसेज वाले क्वेश्चन में तुम्हें टोन भी पूछ लिया जाएगा कि बताओ टोन क्या है। तो उसके लिए क्या करना है? सिंपल है, थीम तुम्हें पता है, थीम तुम्हें पता है। इस पूरे पैसेज की थीम क्या थी? वाटर कंजर्वेशन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन बाय ईच इंडिविजुअल, बस ये अपनी थीम थी। अब तुम्हें कोई लाइन देके पूछा जाएगा, मान लो कोई कविता की लाइन है, उसमें पूछा जाएगा कि बताओ इसमें क्या टोन है। तो टोन तुम्हें कैसे पता चलेगी? अगर कोई गुस्से वाले वर्ड यूज किए गए हैं, डिसअपॉइंटमेंट वाले वर्ड यूज किए गए हैं, तो उसके लिए तुम्हारी एक स्पेसिफिक होगी, मतलब गुस्से वाले टोन में यहां ये लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शंस तुम्हें मिल जाएंगे कि किस टोन में लिखा गया है। अगर फनी वगैरह बात चल रही है तो उसमें तुम्हें एक टोन ऐसा दिया होगा जिसमें फनी लिखा होगा, तो तुम उसे टिक कर सकते हो। टोन समझने के लिए तुम्हें वर्ड्स को समझना पड़ेगा, जॉयफुल, हैप्पी और ऑफुल अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब डिसअपॉइंटेड टोन है यहां पर। तो टोन के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। आराम से जाओ और उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लो कि अगर हैप्पी टोन है तो कौन कौन से वर्ड लिखे होंगे। अगर वो वर्ड मिल जाए तो हैप्पी टोन टिक कर देना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हो? कोई बड़ी बात नहीं है पैसेज जो तुम इतना हलवा बना कर रखे हुए हो कि ये तो बहुत है, मुझसे नहीं बन पाएगा। मैंने बता दिया ना तुम्हें आंसर फ्रेम कैसे करना है, मैंने बता दिया ना पैसेज रीड कैसे करना है, मैंने बता दिया क्वेश्चन कैसे रीड करने हैं, बस इतना ही है। इसके बाद में तुम्हें यहां पर फैक्चुअल कुछ एक पैसेज मिलता है जिसमें फैक्ट्स के बेसिस पर बात हो रही होती है। फैक्ट्स के बेसिस पर सेम वही अपनी टेक्निक इस्तेमाल होनी है, बस यहां पर तुम्हें दिमाग में रखना है कि फैक्ट से रिलेटेड तुम्हारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। जैसे तुम एनालिटिकल पैराग्राफ में एनालाइज करते हो ना, वैसे इन्हें भी एनालाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो पहला और लास्ट पैरा सब पढ़कर ये समझ लो कि थीम क्या है, और फिर इसके बाद में जो यहां पर तुम्हें परसेंटेज दिए गए हैं उन परसेंटेज को एक बार अपने नजर में रखना। पेंसिल से तुम उनको थोड़ा सा ऐसे पॉइंट्स वहां पर बना सकते हो, ज्यादा लिखना नहीं, बट हाँ मार्क थोड़ा सा कर सकते हो पेंसिल से, लाइट कलर से, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि कौन कौन से पॉइंट कहां कहां पर तुम्हें परसेंटेज दिए हुए हैं, और डायरेक्टली उस वहीं से क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर तुम्हारे लिए क्वेश्चन आ रखा है, तुम्हारे लिए यहां पर क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। मुश्किल तुम्हें लग रहा होगा कि रीड द गिवन प्रॉम्प्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहां पर तुम्हें एक प्रॉम्प्ट दिया गया है, एक लाइन दी गई, उसको पढ़कर तुम्हें बताना है। इन हरीज विलेज अ मूरल, मूरल मतलब होता है दीवालों की पेंटिंग, ठीक है, दीवार पर जो पेंटिंग की जाती है। मूरल डिपेक्टिंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इज शोकेस्ड ऑन द पंचायत ऑफिस वॉल। The percentage of the mural type that this would be counted in is, अब इसमें टिक करना है, वो 26% है, 19% है, 55% है। देखो तुम्हें पता है कि कहां कहां पे परसेंटेज लिखा हुआ है। अब ट्रिक समझो, जब भी तुम्हें कहीं ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें तुम्हें परसेंटेज बताना हो और ऑप्शंस मिला हो अगर, तो सिंपल सा अपने को क्या करना है, 26%, 19% और 55% जहां लिखा है वहां पहुंच जाना है। जहां लिखा है वहां पर पहुंच गए तुम। यहां पर देखो 55% यहां लिखा हुआ है, 55% यहां लिखा हुआ है, 26% यहां लिखा हुआ है और 19% यहां लिखा हुआ है। पूछा क्या गया है हमसे कि वो पेंटिंग किस कैटेगरी में आएगी। तो 15% जो है अपनी वो डिपिक्ट करती है माइथोलॉजी और फोकलोर को, ठीक है। जो 55% मूरल्स हैं वो डिपिक्ट करते हैं माइथोलॉजी और फोकलोर को, और हमारी जो पेंटिंग थी वो सस्टेनेबल फार्मिंग के ऊपर थी। तो
ये हमारा नहीं होगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा। About 26% of these mural showcase daily life in the villages, capturing moments of joy, struggles and victory. तो joy और struggle और victory ये भी हमारा सस्टेनेबल फार्मिंग के अंदर नहीं आ रहा है। तो हमारा जो पेंटिंग है, जो मूरल है, वो 26% भी नहीं है। तो बचा था हमारे पास 19%, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे समझ में आ गया। और 19 पढ़ भी लो ना। इट फीचर्स एब्स्ट्रैक्ट और कंटेम्प्रेरी थीम्स रिफ्लेक्टिंग इवॉल्विंग आर्टिस्ट एक्सप्रेशन इन दी रूरल सेटिंग्स। रूरल सेटिंग के लिए जो भी कंटेम्प्रेरी थीम्स हैं उन पर जो भी बना हो वो 19% में होता है। तो जो हमारा ये ऑप्शन है इसमें 19% हमारा सही हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा। ऐसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, इस तरीके से अप्रोच करोगे तब तुम्हें फुल नंबर मिल रहे होंगे। और मान लो कोई असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया, तुम्हें असर्शन रीजन में दिक्कत होती है ना, समझो, या तो असर्शन सही होगा या तो रीजन सही होगा, ठीक है, या तो दोनों सही होंगे। अब तुम्हें एक डाउट आता है कि भाई जो हमारा असर्शन है और जो हमारा रीजन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं, पूछ लिया जाता है ना। तो यहां पर तुम्हारे लिए एक ट्रिक है सिंपल सी, असर्शन के बाद में क्योंकि लगा दो, असर्शन के बाद में क्योंकि लगा दो, या फिर मैं कहूंगा बिकॉज लगा दो अगर तुम्हें इंग्लिश आती है तो। The mural in the northwest Indian villages are meticulously crafted because the murals are the result of collaborative endeavors. समझ में आ गया कैसे सेंटेंस पढ़ोगे? अगर बिकॉज के बाद में क्योंकि लगाने के बाद में भी ये जो आंसर है तुम्हारा वो सही बैठ जाता है, इसका मतलब कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। सिंपल ट्रिक है, बिकॉज क्योंकि लगा दो, पूरा आंसर तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहां पर अपने पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो समझो, द रूलर्स इन द नॉर्थ वेस्ट इंडियन विलेजेस आर मेटिकुलसली क्राफ्टेड। अब जब तुम पैसेज देखोगे तो यहां पर तुम्हें पैसेज में देखने को मिलेगा, पैसेज में तुम्हें देखने को मिलेगा, पैसेज ही कहां गया, उड़ गया क्या, ठीक है, ये रहा पैसेज। तो यहां पर जो तुम्हारी लाइन है, एक बार पैसेज जब पढ़ लोगे ना तो तुम्हें ये लाइन खोजने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो जो हमारा यहां मेटिकुलसली मिल गया, तो वाइब्रेंट आर्टवर्क आर मेटिकुलसली क्राफ्टेड बाय द विलेजेस, किस विलेजेस की बात हो रही है, नॉर्थ वेस्ट की, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट के विलेजेस हैं वो मेटिकुलसली क्राफ्ट किए जाते हैं विलेजेस में, ठीक है। तो अपना ये जो असर्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। असर्शन सही है, असर्शन सही है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। वेट, असर्शन, असर्शन अपना कहाँ, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन कहाँ गया भाई, हाँ ठीक है, असर्शन अपना सही है। वेट, ए कहां, अभी तो असर्शन ही सही है। रीजन देखो, द मूरल्स आर द रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेटिव एंडीवर्स। जो मूरल्स हैं, जो पेंटिंग्स है वो कोलैबोरेटिव एंडीवर के रिजल्ट हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां है अपना क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ द मूरल्स स्टेम फ्रॉम कोलैबोरेटिव एंडीवर्स बिटवीन विलेजर्स एंड लोकल और विजिटिंग आर्टिस्ट। तो बस 15% ही जो मूरल्स हैं वो कोलैबोरेटिव एफर्ट से बनते हैं। और यहां पर लिख दिया गया है क्या कि जो मूरल्स हैं वो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स का ही रिजल्ट होते हैं। तो रीजन तो अपना गलत ही हो जाएगा। तो ए सही है, आर गलत है। तुमको यहां पर चूज कर लेना है कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। समझ में आ गया, समझ में आ गया हर एक टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए तुम्हें समझ में आ गई, आंसर कैसे फ्रेम करना है ये समझ में आ गई। अब तुम इतने तैयार हो गए हो ना कि कोई भी पैसेज तुम्हारे सामने आ जाए आराम से तुम उसका आंसर बना लोगे। और इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए जब भी पैसेज प्रैक्टिस करना, कुंभ मेले के ऊपर अगर कोई पैसेज मिल जाए तो उसको जरूर फॉलो करना, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इस बार के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो तुम्हारा कुंभ है उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो एक बार कुंभ से रिलेटेड अगर तुम्हें कोई पैसेज मिल जाए तो प्लीज उसको पढ़ लेना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पैसेजेस दे दूंगा जिसे तुम जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। नॉर्मल लिंक है यार, कुछ खास बकवास वगैरह नहीं है, सिंपल जाओ लिंक से डाउनलोड करो और फिर पैसेजेस कर लो, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, वही मेरे लिए बहुत है। तो बस जाओ पढ़ते रहो यार। और राइटिंग सेक्शन का भी वीडियो आ गया, जाओ देख लो, वन शॉट में राइटिंग सेक्शन कंप्लीट कर लो और सारे फॉर्मेट वगैरह अच्छे से कंप्लीट कर लो। मैं चाह रहा हूं यार कि तुम्हारे फुल नंबर आ जाए। इंग्लिश के लिए तुम्हारा सॉर्टेड है, राइटिंग सेक्शन, अनसीन पैशन सॉर्टेड है, आगे वीडियोस आ रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हिंदी के रोज पढ़ाई करने के लिए मैंने हिंदी के
प्यारे प्यारे एक्सप्लेनेशन वीडियो जो यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलते हैं, वो मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। एक बार उनको जरूर देखो, मजा आ जाएगी, फुल नंबर स्कोर कर रहे होगे। हिंदी की तो गारंटी मैं तुम्हारी लेता हूं, 100 में 100 मैं दिलवाऊंगा, हाथ पकड़कर बोर्ड एग्जाम तक साथ में चलूंगा। इंग्लिश तुम्हारा इतना कंप्लीट करवा दिया है, आगे और भी वीडियोस आ रही होंगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, लाइक कर लो और नीचे कमेंट वगैरह कर दो प्यारे प्यारे, ठीक है, मैं पढ़ता रहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।